नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। बीपीएससी हिंदी साहित्य की मुख्य परीक्षा 66वीं की हो चुकी है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। मैंने भी 9-10 सवाल गेस किए थे, उसमें 2.5 सवाल लगभग आए। आगे से मेरा प्रयास होगा कि यह संख्या में और बढ़ोतरी की जाए। जीएस में मैंने 4 सवाल उसमें गेस किए थे, जिसमें 2 सवाल आए। तो खैर, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस पर सीधे आते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है नाटककार जयशंकर प्रसाद। नाटककार जयशंकर प्रसाद को हम लोग 5 टुकड़ों में 5 उप शीर्षकों में बांट कर देखेंगे। पहला तो पृष्ठभूमि, यानी जब जयशंकर प्रसाद नाटक लिख रहे थे उसके पहले भारत में जो है हिंदी में नाटकों की क्या स्थिति थी, हिंदी पट्टी में पृष्ठभूमि क्या थे। दूसरा हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटक, और इसी क्रम में हम देखेंगे कि उनके नाटक लिखने के उद्देश्य क्या थे। उन्होंने जो नाटक लिखा उसको किन किन भागों में बांटा जा सकता है, उसका वर्गीकरण कैसा किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नाटककार जयशंकर प्रसाद पर लगाए गए आरोप, और अगला चौथा हम देखेंगे उन आरोपों का प्रसाद ने क्या जवाब दिया, और अंत में निष्कर्ष। तो आइए शुरू करते हैं नाटककार जयशंकर प्रसाद। पहले हम लोग देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या थे, यानी जयशंकर प्रसाद जब नाटक लिख रहे थे तो उस समय पृष्ठभूमि यह थी। नाटक लिखना जब उन्होंने जिन परिस्थितियों में शुरू किया था उस समय पृष्ठभूमि यह थी कि पारसी नाटकों का, पारसी थिएटर जो है और पारसी नाटकों का बोलबाला था। पारसी थिएटर का बोलबाला था। 2 स्थितियाँ थी। और ये जो पारसी थिएटर थे वो क्या करते थे, ये बहुत बड़े स्तर पर मंचन किया करते थे। पूरा का पूरा जो है ट्रेन बुक करवा लिया करते थे, लिपटवे पर्दे का प्रयोग किया करते थे। यानी कि पारसी थिएटर का बोलबाला था, और ये जो है नाटकों का मंचन बहुत बड़े स्तर पर किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा धन इत्यादि खर्च करके किया करते थे। यह स्थिति थी। अब लेकिन सवाल उठता है, तो अच्छी बात है नाटकों के लिए, तो फिर समस्या क्या है। समस्या तब आती थी कि जो इनके नाटक के जो कंटेंट होते थे पारसी थिएटर के, वो कहीं ना कहीं जो है फूहड़ हुआ करते थे, जो है सस्ता हास्य उत्पन्न करने वाले हुआ करते थे। जो प्रेक्षक वर्ग है, जो दर्शक है, जो देख रहा है, सामाजिक है, उसके संस्कारों में वृद्धि करने वाले नहीं हुआ करते थे। क्या करते थे, ये कुरुचि उत्पन्न करने वाले हुआ करते थे। तो यह पृष्ठभूमि थी। दूसरी स्थिति क्या थी, और इसी पृष्ठभूमि पे जयशंकर ने क्या किया, जयशंकर प्रसाद को नाटक लिखने के लिए प्रेरित किया। अब हिंदी पट्टी में अपनी स्थिति हिंदी की यह थी कि हिंदी में जो है उस समय मौलिक नाटकों की संख्या बहुत कम थी, और जो नाटक थे भी वो क्या थे, अनुदित नाटक थे। यानी अनुदित नाटक ज़्यादा थे, बंगाली से विशेष रूप से या संस्कृत से, और मौलिक नाटक बहुत कम थे। तो इन्हीं दोनों पृष्ठभूमि में जयशंकर प्रसाद जो है वो आए और उन्होंने नाटक लिखना प्रारंभ किया, और उन्होंने लगभग 12 नाटक लिखे। हम लोग एक एक करके उनके नाटकों को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखा वो सज्जन है, 1910 में छपा। कल्याणी परिणय है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। एक भूत भी उनका एक नाटक है, वो इसमें दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने ये नाटक लिखे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का जब जो उन्होंने लिखे, जो हम विश्लेषण करेंगे तो क्या पाते हैं कि इनके जो नाटक हैं उनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ऐतिहासिक, जो है ऐतिहासिक नाटक के रूप में बांटा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखा उसको ऐतिहासिक नाटक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और ऐतिहासिक नाटक में उन्होंने जो इतिहास के घटनाक्रम को लिया वो क्या लिया, आधुनिक भारत का नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्राचीन और पूर्व मध्यकाल की घटनाओं को लिया। और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, पहले हम लोग देख लेते हैं वर्गीकरण। पहला तो हो गया ऐतिहासिक। दूसरा जो हो गया कि मिथकीय, यानी कि वो मिथक में हैं, पौराणिक कह सकते हैं उसको, पुराणों में है, लोगों के मन में है, लेकिन उसको ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक में आपको आ जाएगा राजश्री आ जाएगा, चंद्रगुप्त आ जाएगा, स्कंदगुप्त आ जाएगा, अजातशत्रु आ जाएगा। मिथकीय में जन्मेजय का नाग यज्ञ आ जाएगा। और तीसरा जो था प्रतीक नाटक, कामना, एक घूट जैसे नाटक उन्होंने लिखे, वो प्रतीक नाटक थे, जिसमें जो है कि मनोविकार इत्यादि को प्रतीक के रूप में उन्होंने रखा, पात्र के रूप में रखा। तो 3 प्रकार के नाटकों की सृजन किया उन्होंने। उनके नाटकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब इन नाटकों को हम लोग देखेंगे तो इसकी कालखंड, जैसा कि मैंने इतिहास में भी बताया
तो नाटकों की रचना के पीछे उद्देश्य उनका क्या था कि भारत के गौरवशाली अतीत से भारतीयों को ही परिचित करवाना। अंग्रेज यहाँ पर आए और वो हम लोगों को क्या कह रहे थे, हम जब वो नाटक लिख रहे थे हम गुलाम थे, अंग्रेज जो है हमें नीचा दिखाते थे। वो कहते थे हम इतिहास से हीन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, न कला न संस्कृति इत्यादि। तो उसी समय जो है एक ऐसा वर्ग भी भारतीयों का था जो अपने इतिहास की अपने अतीत की खोज कर रहा था, और इसी क्रम में उसने पाया कि अपना अतीत जो है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है, तो इस अतीत को लोगों के बीच ले जाना चाहिए। तो इस गौरवशाली अतीत के बारे में लोगों को बतलाने के लिए इन्होंने नाटक के उन क्षेत्रों को चुना। साथ ही साथ जो है इन्होंने जो अंध युग कह सकते हैं, जहाँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसको भी चुना, जिससे कि इतिहास की कड़ियों को जोड़ा जा सके। तो एक सृजन का उद्देश्य यह था कि भारतीयों में उस समय के भारतीयों में क्या करना था उनको, कि आत्मबल का संचार करना था, आत्मगौरव की भावना का संचार करना था। उनको यह बतलाना था कि देखिए हम इतिहास से हीन नहीं हैं, हमारा जो है काफ़ी गौरवशाली अतीत रहा है। और इस प्रकार से वो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। दूसरा जो था राष्ट्रीय चेतना, और इस प्रकार से क्या हो रहा था, राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहे थे। वो अपने नाटकों में उसी पीरियड को आमतौर पर लेते हैं जहां हिंदू और बौद्ध धर्मों में क्या है, झगड़ा इत्यादि हुआ करता था, और इस प्रकार से वो वर्तमान हिंदू बौद्ध झगड़ा वहां पर दिखाकर वो वर्तमान में जो है हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था, उसको वो प्रक्षेपित करते थे और दिखलाते थे कि कैसे अतीत में भी हिंदू बौद्ध का झगड़ा हमारे यहाँ लगाकर जो है विदेशी आक्रांत आए और हमें हराकर लूट कर चले गए। ठीक वही पुनरावृत्ति अभी की जा रही है। अंग्रेज यहाँ आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले किया गया था, और ये हम लोगों को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक उद्देश्य उनका यह भी था नाटकों के सृजन का, जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं। तो इनके ये नाटक हैं, इनमें जो प्रमुख नाटक हैं वो स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया था। इसमें कुमारगुप्त राजा रहते हैं, उनका एक पुत्र रहता है पूर्वगुप्त। स्कंदगुप्त की कहानी मोटे मोटे तौर पर देख लें। पूर्वगुप्त राजा रहता है और पूर्वगुप्त पुत्र रहता है उनका, और अनंत देवी उसकी माता रहती है। वो भट्टार्क संभवतः एक पात्र है, उसके षड्यंत्र से जो है अनंत देवी क्या करती है, अपने पुत्र को, पूर्वगुप्त जो उनका पुत्र है उसको राजा बनवा देती हैं। जब कुमारगुप्त के मतलब पुत्र पूर्वगुप्त को, जिसकी माता अनंत देवी है, अनंत देवी अपने पुत्र को षड्यंत्र से राजा बनवा देती है। और स्कंदगुप्त जो है, इसी बीच क्या होता है कि वो मालव चला गया होता है, मालव में अशांति फैली होती है, तो उस अशांति को दूर करने के लिए वो स्कंदगुप्त मालव चला जाता है। उसी बीच जो है राजा कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है और षड्यंत्र से अनंत देवी अपने पुत्र पूर्वगुप्त को राजा बना देती है। वहाँ पर जो भी मंत्री वगैरह रहते हैं वो विरोध करते हैं, लेकिन अनंत देवी कहती है कि ये विरोध करना है यानी कि तुम राज्य के प्रति विरोध कर रहे हो, विद्रोह कर रहे हो। तो उसमें कुछ जो हैं खुद से ही अपने को कटारी मार लेते हैं, खुद जो बोलते हैं कि नहीं हम राज्य के प्रति विद्रोह नहीं करेंगे, और वो अनंत देवी के पक्ष में आ जाते हैं। तो ये स्कंदगुप्त की कहानी है। चंद्रगुप्त की कहानी है, हम सभी जानते हैं, उसमें सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। उस समय नंद वंश का शासन था, नंद की विशाल सेना जो है देख कर उसके सैनिक डर जाते हैं। इसी बीच उसमें कहानी यह चल रही होती है कि चाणक्य जो है वो उद्योग करता है कि सिकंदर जो है भारत को न जीत पाए। वो पोरस से मिलता है, सभी से मिलकर एक संघ बनाने की कोशिश करता है और उसकी बेइज्जत की जाती है। पोरस हार जाता है। इस कहानी में चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका मैं सारांश बता रहा हूँ। पोरस उसमें हार जाता है और जो है, लेकिन सिकंदर की वो इतनी बहादुरी से लड़ता है कि सिकंदर की सेना जो है एकदम से भयभीत हो जाती है। और नंदवंश की जब विशाल सेना वो देखती है घनानंद की, तो उसके सैनिक जो हैं विद्रोह कर देते हैं, बोलते हैं हम नदी पार नहीं करेंगे। इस नाटक में दिखलाया गया है कि सेना जो है बहुत छोटी सी थी। ये सब कुछ जो है क्या किया था, चाणक्य ने सारा उद्योग ऐसा किया था, प्रपंच रचा था कि लगे कि नाटक बहुत बड़ा है। जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वास्तव में उसकी सेना बहुत विशाल थी और उसको देखकर जो है सिकंदर वाकई में डर गया था। खैर, मुद्दा वो नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसी नाटक में कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को राजा बना देता है। नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद, इसमें नाटक में दिखाया गया, बहुत अत्याचारी था, उसकी हत्या करवा दी जाती है इसमें जनता के द्वारा। जनता हत्या कर देती है, चंद्रगुप्त राजा बन जाता है। फिर से सिकंदर का जो है क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त उसको हरा देता है, दोनों में संधि होती है और वह अपनी पुत्री कार्नेलिया, इसमें नाम दिया गया है उसकी पुत्री का, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है।
और क्या है कि बदले में चंद्रगुप्त 500 हाथी उसको देता है और दोनों के बीच जो है संधि हो जाती है और इस प्रकार से नाटक खत्म हो जाता है। यह है चंद्रगुप्त नाटक का सार। ध्रुव स्वामिनी जो है स्त्रियों से जुड़ी समस्या, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया इनका नाटक है। काफ़ी प्रसिद्ध नाटक इसमें है। इसमें रामगुप्त है, इसमें भी जो है षड्यंत्र से शिखर स्वामी नामक बौद्ध जो है उसके षड्यंत्र से रामगुप्त राजा बन जाता है। उसकी पत्नी होती है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। उसी समय क्या होता है कि आक्रमण हो जाता है किसका, शकों का आक्रमण हो जाता है और शकराज जो होता है वह इतना बड़ा दुस्साहस करता है कि वो घेर तो लेता ही है रामगुप्त को, साथ ही साथ कहता है उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की मांग कर बैठता है। उस समय जो चंद्रगुप्त है गुप्त वंश का, उसको यह पता चलता है तो वो ध्रुव स्वामिनी को बोलता है कि आप उसके शिविर में जाइए। उसके साथ यह भी जाता है और शकराज की हत्या कर देता है, ध्रुव स्वामिनी को बचा कर ले आता है और ये जो रामगुप्त है उसकी भी हत्या हो जाती है और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो हैं क्या है आपस में विवाह कर लेते हैं। तो यह है ध्रुव स्वामिनी की कथानक का सारांश है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उनके ये नाटक है, नाटकों के उद्देश्य इत्यादि को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जो नाटककार हैं, नाटककार जयशंकर प्रसाद के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, उनके नाटकों के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे। वो आरोप क्या थे एक एक करके हम लोग देखेंगे और उन आरोपों का जवाब क्या है, स्वयं जयशंकर प्रसाद ने उसका क्या जवाब दिया। तो पहला जो आरोप उनके नाटकों पर लगता है वह है कि दृश्य, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो है क्या है कि दृश्यों की संख्या अधिक है। निश्चित रूप से उनके दृश्यों की संख्या 47 है, बहुत ज़्यादा दृश्य है। तो इससे क्या होता है कि बहुत अधिक पर्दे का उपयोग करना पड़ता है। तो पहला आरोप यह लगता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में दृश्यों की संख्या अधिक है। हम साथ ही साथ इसका हम लोग अपना जो रिप्लाई है वो देखते जाएंगे। तो पहला आरोप लगता है कि दृश्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि कई ऐसे नाटक रहे हैं जो बहुत सफल रहे हैं लेकिन उनमें दृश्यों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के दृश्यों से भी उनकी संख्या ज़्यादा रही है। तो दृश्यों की संख्या का अधिक होना कोई जो है क्या है कि आरोप नहीं है, वो कोई सीमा उनके नाटकों पर नहीं है। कुछ जैसे उदाहरण के लिए एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो लिखा गया शेक्सपियर का नाटक, उसमें 42 दृश्य है। स्वतंत्रता संग्राम विष्णु प्रभाकर का संभवतः यह नाटक है, इसमें 47 दृश्य हैं। छोटे सैयद बड़े सैयद हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा दृश्य हैं। तो पहला जो आरोप लगता है कि दृश्यों की बहुत अधिक संख्या है, आरोप सही है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम 3 उदाहरण देख चुके हैं। कई ऐसे नाटक रहे हैं जिनमें दृश्यों की संख्या बहुत अधिक रही फिर भी वो बहुत ज़्यादा सफल रहे। दूसरा जो आरोप लगता है कि पात्रों की संख्या इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, एक तो है कि उनका कालखंड का विस्तार बहुत ज़्यादा रहता है, यह भी एक आरोप लगता है। 25-25 साल तक, उससे भी ज़्यादा। यह भी एक आरोप लगता है कि उनके जो पात्र हैं कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं। काल जो है नाटक संकलन जो है, नाटक त्रयी है, उसका ध्यान जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में जब रचना कर रहे होते हैं तो वो नहीं रख पाते हैं, यह आरोप लगता है। कालखंड जो है, काल का विस्तार जो है, बिखराव है, 25-25, 30-30 साल तक रहता है। आप स्वयं चंद्रगुप्त में देख लीजिए कि 326 ईसा पूर्व या 321 के आसपास वो आक्रमण करता है। कौन? 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर महान आक्रमण करता है। फिर 305 के आसपास जो है आक्रमण करता है आपको सेल्यूकस निकेटर। इसका खुद का कालखंड 20-25 साल तक फैला हुआ है। कभी बूढ़े नहीं होते हैं। मैं देख लीजिए कि चंद्रगुप्त जो है 25 साल पहले भी कार्नेलियस से मिला था, जब वो आया था सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के साथ, दोनों में प्रेम था। और देखिए कि वो जब बहुत सालों बाद वापस आक्रमण करता है तब दोनों का विवाह होता है। तो एक तरह से अजर अमर ही थे, तब भी हुआ थे, अभी भी हुआ हुए 25 साल बाद भी उनकी शादी होती है। इस तरह के आरोप लगते हैं। खैर, तो कि उनका जो है कालखंड जो है बहुत ज़्यादा फैला होता है, संकलन त्रय का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कालखंड जो है शेक्सपियर के नाटकों में भी 20-25 साल या उससे भी अधिक रहता है। तो यह आरोप भी जो है आरोप सत्य है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पात्रों की संख्या निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद के नाटकों में बहुत ज़्यादा रहती है। पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। जब पहली बार चंद्रगुप्त का मंचन किया गया था BHU के सभागार में, कला संकाय के प्रेक्षागृह में, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जो उस प्रेक्षागृह में कई बार बैठा हूँ, देखा है मैंने वहाँ पे अभी नाटक इत्यादि जो है या सांस्कृतिक कार्यक्रमों को। तो जब पहली बार मंचन किया गया था तो चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों की संख्या उसके दर्शकों की संख्या से ज़्यादा थे। दर्शक बहुत कम थे, गिने चुने थे, मुट्ठी भर थे। क्यों थे वो भी आगे चर्चा होगी, वो भी एक आरोप है।
लेकिन दर्शक कम थे और पात्रों की संख्या अधिक थी। तो यह आरोप भी सत्य है कि पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब इसका दो जवाब है। देखिए, महाभोज में भी जो है 50 पात्र हैं। महाभोज में 50 पात्र हैं। शेक्सपियर के कई नाटकों में 100 से अधिक पात्र हुआ करते हैं। तो पात्रों की अधिक संख्या जो है, वो अधिक संख्या होने के बावजूद कोई भी नाटक सफल हो सकता है। और दूसरा, हम पात्रों की संख्या को कम कर सकते हैं। स्वयं जो है नाटककार, जो स्वयं प्रसाद के नाटक हैं, उनके नाटकों में पात्रों की संख्या को हम लोग कम कर सकते हैं। जो अवांछित प्रसंग हैं, अवांछित प्रसंगों को हम लोग हटा देंगे, तो उससे क्या होगा, नाटक की लंबाई भी जो है क्या है कि संतुलित हो जाएगी, नाटक कसा हुआ हो जाएगा। और जो छोटे मोटे पात्र हैं उनको हटाया जा सकता है। इस प्रकार से पात्रों की संख्या को कम किया जा सकता है और अधिक पात्रों के साथ भी कोई नाटक सफल हो सकता है। ये हम लोग देख चुके हैं। स्वगत कथन, स्वगत कथन का जो है इनके नाटकों में भरमार है। निश्चित रूप से स्वगत कथन का जो है इनके नाटकों में भरमार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी लंबे लंबे स्वगत कथन हैं। और ये जो है कि नाटक के रसास्वादन में, नाटक के कथानक के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कहीं ना कहीं करते हैं। यह आरोप है और यह आरोप बहुत हद तक सही है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे नाटक रहे हैं, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, इसमें स्वगत कथन जो है एक 78 लाइन का स्वगत कथन है, एक 48 लाइन का स्वगत कथन है। तो लंबे लंबे स्वगत कथनों के बावजूद भी कोई नाटक सफल हो सकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी स्वगत कथनों की भरमार है। उन स्वगत कथनों को कम किया जा सकता है, उसके लेंथ को घटाया जा सकता है। और स्वगत कथन जो है कथानक में बाधा उत्पन्न करते हैं प्रवाह में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस पात्र की आंतरिक मनोवृत्ति को जो है, मन में उसके क्या चल रहा है, वो स्वगत कथन के माध्यम से प्रसाद जो है दिखलाते हैं। तो स्वगत कथन का जो आरोप है वह सही है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है। गीत जो हैं, उनके ऊपर, नाटकों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटकों में गीतों की संख्या बहुत अधिक है। गीतों की संख्या अधिक है, नो डाउट, बहुत उनके नाटकों में गीत रहते हैं। तो जो महत्वपूर्ण गीत नहीं हैं, जैसे कि अचानक सही होता है, युद्ध भी एक गान है नहीं है क्या, अच्छा तो गाना गाओ, और बिना मतलब अचानक से वहाँ गाना होने लगता है। जैसे अभी का वर्तमान बॉलीवुड फिल्म है, कहीं ना कहीं कुछ मामलों में लगता है ऐसे कि प्रसाद से प्रेरणा ले रहा है। आप देखेंगे कि अभी अचानक से ही बॉलीवुड फिल्मों में गाना शुरू हो जाता था, वो आपको जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी मिलेगा। और इनके नाटकों में इस प्रकार से 13-13, 14 या उससे भी ज़्यादा गीत रहते हैं, गाना रहता है। तो जो गीत जो हैं कथानक को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उन गीतों को हटाया जा सकता है। आरोप है गीत अधिक हैं, और आरोप सही है। उसका उपाय क्या है कि जो फिजूल के गीत हैं, अचानक से ही आ जाते हैं, उनको हटाया जा सकता है। और इस प्रकार से गीतों की संख्या 4-5 की जा सकती है, 12-13 के बजाय। इससे एक बार फिर से क्या होगा, नाटक का जो लेंथ है शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कसा हुआ हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मंचन में अधिक समय लगता है, यह भी आरोप लगता है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा नाटक लिखते थे तो मंचन में अधिक समय लगता है। जो बाकी मैंने उपाय बताए कि यह किया जाएगा तो मंचन का समय भी घट जाएगा। और मंचन में अधिक समय लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रामलीला 9-9, 10-10 दिन चलता है, ठीक है। तो अगर जो है कथानक है चुस्त हो, लोगों को बांध रखने में सक्षम हो, तो मंचन बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समय जो है, समय की बहुत समय लगता है, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। गीत हो गए। दृश्यों के ऊपर एक और आरोप लगता है कि इनके जो कई सारे दृश्य ऐसे होते हैं कि उनका मंचन स्टेज पर नहीं किया जा सकता है। उनका मंचन क्या है, स्टेज पर नहीं किया जा सकता है। कुल मिला जुला कर ये जो आरोप जयशंकर प्रसाद पर लोग लगाते हैं, इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि उनको नाटक जो है, नाटक तो लिख लेते थे लेकिन रंगमंच की बहुत अच्छी समझ नहीं थी। तो जयशंकर प्रसाद, नाटककार प्रसाद के ऊपर यह आरोप लगे, और उनका जवाब भी है, प्रसाद भी जवाब देते हैं, हम लोग अपनी तरफ से भी जवाब दे रहे हैं। दृश्य जो हैं, कई सारे ऐसे दृश्य हैं जिनका मंचन नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नदी का दृश्य है, नदी को नाव से पार करने का दृश्य है, उसको मंचन कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं रामायण में भी ऐसा दृश्य है। रामचरितमानस में सीता, राम, लक्ष्मण जी जो हैं, क्या है, केवट के नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। तो कल्पना और पर्दे का उपयोग करके इस दृश्य का मंचन किया जा सकता है। बहुत विशाल विशाल युद्धों के दृश्य का वर्णन है इसमें, उसका पर्दों का उपयोग करके किया जा सकता है। निश्चित रूप से इनके कई दृश्य जो हैं उनका मंचन काफ़ी कठिन है। कुछ लोग बोलते हैं जो बाघ मारने का दृश्य स्टेज पर कैसे होगा, तो भाई बाघ का कपड़ा ऊपर से पहन के तीर मार के मारा जा सकता है उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्पना शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इस बात से भी घोड़े हाथी को स्टेज पर ये लाकर दिखलाते हैं।
बड़े बड़े युद्ध दिखलाते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई सारे ऐसे दृश्य हैं जिनके मंचन में समस्या है, और इसका जवाब स्वयं जयशंकर प्रसाद आगे देते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो दृश्यों के मंचन में समस्या है, और वही संकलन त्रय का इनके यहाँ नाटकों में अभाव है। कहीं कुछ घटना घट रही है उसी कालखंड में, कहीं दूसरी जगह कुछ घटना घट रही है। संकलन त्रय की भी समस्या इनके यहाँ है। भाषा की समस्या, भाषा का आरोप इनके नाटकों पर लगता है। नाटककार जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो नाटककार के रूप में असफल इसलिए भी रहे कि भाषा जो है उनके पात्रों की या उनके नाटकों की वो बहुत क्लिष्ट रहती है, यह आरोप लगता है। उनके ऊपर आरोप यह लगाया गया कि जो है चाणक्य या दंडयायन जैसा जो ऋषि है, जो महापंडित है, महाविद्वान है, वह जितनी तत्समनिष्ठ संस्कृत बोलता है उतनी ही तत्समनिष्ठ संस्कृत जो है एनिसाक्रेटिस अथवा सिकंदर, या कि पोरस तो खैर भारत का ही था, विदेशी आकर बोल जाते हैं। एनिसाक्रेटिस हुआ, सिकंदर हुआ, सेल्यूकस निकेटर, ये सब भी वैसे ही हिंदी बोलते हैं। संस्कृत निष्ठ तत्समनिष्ठ हिंदी वो भी बोलते हैं, और वो इतना क्लिष्ट होता है कि सामाजिक को, दर्शक को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, यह आरोप सही है। इसके विषय में जयशंकर प्रसाद का जवाब यह है कि मान लिया कि 5 भाषा का लोग होगा, कोई विदेशी होगा, तो क्या मैं अपने नाटकों में ग्रीक भाषा का प्रयोग थोड़ी करूंगा, वही भाषा का प्रयोग करूंगा। लेकिन यह बात जो है बहुत हद तक गले नहीं उतरती है कि एक सिकंदर महान भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करे। सिकंदर जो है एक विदेशी, जैसा कि दांडयायन भारत का साधु जैसा प्रयोग कर रहा है, अथवा जो है कि आपको विद्वान जो है हमारे यहाँ का वो प्रयोग कर रहा है। यह तो भाषा के लिए सही नहीं है। ठीक है कि वो ग्रीक में नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी भाषा को थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ा जा सकता था। तो भाषा का आरोप लगता है कि पात्रानुकूल भाषा नहीं है, साथ ही साथ जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो क्लिष्टता को लेकर यह, पात्रानुकूल न होने का आरोप कुछ हद तक सही है। क्लिष्टता को लेकर यह कहा जा सकता है कि क्लिष्ट और सरल का क्या है, प्रयोग हम जो करेंगे भाषा सरल हो जाएगी। तो जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अभी प्रयोग में नहीं हो रहा, जैसे महामात्य हुआ, अमात्य हुआ। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग जो है अति आवश्यक था। इन शब्दों का प्रयोग अति आवश्यक किस लिए था? ऐतिहासिक नाटक में इतिहास की उपस्थिति किस रूप में होगी? इतिहास जो है आ पाएगा, कैसे आ पाएगा? एक मिनट, सॉरी व्यवधान आ गया था। तो मैं बात कर रहा था कि इतिहास की जो उपलब्धि है वर्तमान समय में, वो भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। उस समय जो है कि प्रधानमंत्री इत्यादि या जो भी शब्द हैं, कई सारे ऐसे वर्तमान के शब्द, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। कुछ पद हैं उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता था उसी का प्रयोग वो करेंगे, तो इसलिए भी उनकी भाषा क्लिष्ट हो जाती है। तो यह जयशंकर प्रसाद के नाटकों के ऊपर या नाटककार जयशंकर प्रसाद के ऊपर लगे आरोप हैं। अब हम लोग और हमने उनका जवाब भी एक एक करके देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद स्वयं क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है। तो पहली बात तो यह है कि हम नाटक का उद्देश्य ही क्या होता है? मंचित होना, अन्यथा उसमें जो अन्य विधा और नाटक में क्या अंतर रह जाएगा? कोई नहीं। और इस बात को जयशंकर प्रसाद समझते थे कि नाटक की सफलता जो है मंचित होने में ही है। इसीलिए तो वो चंद्रगुप्त जो है खुद से चंद्रगुप्त को काट छाट के अभिनय चंद्रगुप्त नाम से फिर से लिखते हैं उस नाटक को, ताकि उसका सही से मंचन किया जा सके। तो रंगमंच की महत्ता को नाटककार जयशंकर प्रसाद समझते थे, और अपने नाटकों के ऊपर जो आरोप लगाए गए उनका उसमें जवाब था। उन्होंने 3 जवाब दिए। उन्होंने कहा मेरे भी नाटकों का सफल मंचन हो सकता है यदि पर्याप्त मात्रा में द्रव्य हो। पहला उन्होंने कहा ठीक ठाक मात्रा में पैसा हो, मेरा नाटक का मंचन हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो मैंने कहा था कि कई ऐसे दृश्य हैं जिनका मंचन, उनके मंचन में समस्या आती है, तो पैसा अधिक रहेगा, बड़े पैमाने पर उसका किया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा, तो कई सारे दृश्य हैं तो अधिक मात्रा में पर्दे बनाए जा सकते हैं। युद्ध का दृश्य है तो हम अधिक से अधिक पात्र रख सकते हैं, युद्ध वहाँ लड़ा सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में द्रव्य होगा तो कई सारे इनके दृश्यों का मंचन संभव हो जाएगा। पहला यही बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा में द्रव्य हो। दूसरा वो बोलते हैं कुशल निर्देशक हो, निर्देशक अच्छा होना चाहिए। निर्देशक जब मेरे नाटकों का मंचन करे तो वो अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करे। और वाकई में नाटक में जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, कई तरह के रंगमंच होते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो NSD में भी जाता था वहाँ पे देखने के लिए, और भी तमाम देखते थे कि खुले में करते थे, वो नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, पुराना किला वगैरह में मंचन। तो उनका कहना है कि क्या है, एक अच्छा निर्देशक हो। अच्छा निर्देशक जो है अपनी कल्पना के सहारे जो है क्या है कि उनके कथानक को, नाटक के कथानक को उसका जो है सही से मंचन कर सकता है, तमाम तरह के वो प्रयोग कर सकता है।
अलग अलग तरह का स्टेज बना सकता है, खुले में स्टेज बना सकता है। वो खुले में स्टेज बनाएगा तो बहुत सारे प्रसाद के जो हैं नाटकों के मंचन, दृश्यों के मंचन की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। कई तरह के वो प्रयोग कर सकता है। एक होता है कि यहाँ इस तरह से इधर दर्शक बैठे हैं, इधर एक स्टेज है, एक ये हुआ स्टेज। एक इस तरह का भी स्टेज होता है कि ये दर्शक हैं इधर, आपको इस तरह का स्टेज, ये स्टेज है, ये स्टेज है, एक घटना यहाँ घट रही है, एक यहाँ घट रही है, इधर भी दर्शक बैठा है, इधर भी दर्शक बैठा है। तो इसमें क्या होता है कि जो उनके बिखराव हैं दृश्यों को, उसको भी एक यहाँ मंचन किया जा रहा है, एक यहाँ किया जा रहा है। तो जो है कि नाटककार जो है, निर्देशक जो है, वह अपनी कल्पना शक्ति, उनका कहना है कुशल जब निर्देशक रहेगा तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए, वो कल्पना शक्ति का प्रयोग कहाँ करेगा, वो थिएटर में जो है रंगमंच अपनी तरह के नया नया लाएगा, बहुत सारी चीज़ों को कल्पना के माध्यम से वो दिखला देगा, बहुत सारी चीज़ों को संकेतों के माध्यम से दिखला देगा। तो दूसरा है उनका कि जो कुशल निर्देशक हो। और तीसरा वो बोलते हैं कि सामाजिक, यानी जो दर्शक है अभिरुचि सुरुचि संपन्न सामाजिक हो, वह भी होने की आवश्यकता है। पढ़ा लिखा होगा तो उनके नाटकों की भाषा को समझ पाएगा, उसका रसास्वादन कर पाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का कहना है कि अच्छा सामाजिक हो, अच्छा दर्शक हो, पढ़ा लिखा सुरुचि संपन्न हो, नाटकों की उसे समझ हो। क्योंकि वो जो नाटक लिख रहे थे किसके विरोध में लिख रहे थे, पारसी थिएटर के ही तो विरोध में लिख रहे थे, जहाँ पे फूहड़ हास्य था। ये अभी वही करते, इनका ऐसा कहना है। तो निश्चित रूप से जो है कि फूहड़ हास्य वाला इनका उद्देश्य था नहीं, इनका उद्देश्य कुछ और था। तो उनका कहना है कि सामाजिक दर्शक जो है वह भी अच्छा होना चाहिए, तभी मेरे नाटकों का सफल मंचन हो सकता है। जो यहाँ मंचित किया जा रहा है स्टेज पर, रंगमंच पे, वो उसके यहाँ पहुँच पाएगा। तो ये 3 जवाब देते हैं। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष के ऊपर। तो नाटककार जयशंकर प्रसाद, निष्कर्ष आपका अपना होना चाहिए, आप अपना निष्कर्ष देंगे। लेकिन मेरी समझ में जो है नाटककार के रूप में वो बहुत हद तक सफल रहे हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ तक की स्थिति यह है कि नाटकों का विभाजन भी कई बार किया जाता है, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसाद से पूर्व नाटक, ठीक है, प्रसादोत्तर नाटक, और इन्होंने कई सारे नाटक लिखे। तो नाटककार के रूप में वो निश्चित रूप से सफल रहे हैं। उनके नाटकों की अपनी कुछ सीमाएं निश्चित रूप से रही हैं, कुछ कहीं ना कहीं नाटक कार के रूप में वो असफल दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन कुछ एक सीमाओं को छोड़ दिया जाए और सबका जवाब भी है, तो नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद बहुत हद तक सफल रहे हैं, यह निष्कर्ष है। तो यह था नाटककार जयशंकर प्रसाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे, हाजिर होंगे एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।